कल हमने पंचायती राज में अध्याय 3 का एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ा था कि कौन सा अध्याय या कौन सा यूनिट किस में आएगा करके। चलिए आज हम लोग उसको आगे देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग संरचना, मतलब पंचायतों की संरचना, और देखेंगे वार्ड विभाजन। हमने कंपेयर करके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्राम, जनपद और जिला का संरचना कैसे होगा। तो देखते हैं आज संरचना को। इसकी संरचना में शामिल हो गए निर्वाचित पंच, निर्वाचित सरपंच और निर्वाचित, ये भी निर्वाचित रहेगा, उप सरपंच। क्या निर्वाचित होगा इसका मतलब ये कि ये अप्रत्यक्ष होगा। चलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, जो धारा 17 है ना, प्रमुख उप प्रमुख का क्या यहाँ पे निर्वाचन करेंगे ग्राम में, तो उस पर देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर जनपद में कौन कौन शामिल हो गए, निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के वे सदस्य, विधानसभा के वे सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कहाँ हो, एक ग्रामीण क्षेत्र में, पूर्णतः या अंशतः इस जनपद में आता हो, वो क्या हो, वह विधायक क्या होगा, इसका सदस्य होगा। याद रखिएगा, अगर विधायक स्वयं किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेते तो उसके बदले वो क्या, विधायक अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 20% सरपंच चक्रानुक्रम में। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको, मैं एक बार देख लेते हैं पहले। उसके बाद जिला का देखते हैं, धारा 29, 13, 22, 29 निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर कौन है, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दोनों में आएगा कि इनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिले के निर्वाचन क्षेत्र में आता हो, है ना, या अगर जनपद में तो उस जनपद के क्षेत्र में आता हो। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी विधानसभा या विधायक का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय हो तो ये क्या होगा, जनपद का सदस्य नहीं होगा, जनपद या जिला का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, जिला पंचायत में भी नहीं होगा। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उस राज्यसभा के सदस्य में कौन है, जैसे कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है, लेकिन वो कहाँ के हैं, प्रॉपर छत्तीसगढ़ के क्या नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नहीं है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी विधानसभा, मतलब किसी भी जिला के जिला पंचायत में मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राज्यसभा सदस्य तभी इसका सदस्य होगा जब वह उस जिला का मतदाता हो, क्योंकि राज्यसभा का हम लोग कोई स्थान निश्चित नहीं रखते। राज्यसभा तो एक अनुपात है हमारे राज्यसभा में जाने के लिए। ठीक है, बाकी क्या, समस्त जनपद अध्यक्ष। चलिए ये दोनों को देखते हैं। ठीक है, 20% सरपंच चक्रानुक्रम में और समस्त जनपद के अध्यक्ष। चलिए मैं महासमुंद में रहता हूँ, मेरे महासमुंद में क्या है, 5 जनपद है, 5 ब्लॉक है। ठीक है, 5 ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक में एक अध्यक्ष, तो मान के चलिए कि यहाँ पे सदस्य कितने हो गए, 35 सदस्य है। 35 कैसे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहाँ पे 33 सदस्य रहेंगे टोटल। ठीक है, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कितने हो गए, 35, ये 2 हो गए। चलिए यहाँ पे 4 विधानसभा है महासमुंद में ना, महासमुंद में 4 विधानसभा, तो चारों और एक सांसद। राज्यसभा के यहाँ कोई सांसद सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ 5 जनपद के अध्यक्ष, ये सब क्या हो गए, मतलब 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 40, 5, 45। मतलब मान के चले कि जिला पंचायत की बैठक में 45 मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। ये 35 लिखा जरूर ना, इसका मतलब ये कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, आगे देखेंगे अधिकतम कितने हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, अगर एक ब्लॉक है MSMD, एक महासमुंद ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 5 जनपद में एक ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक में मान लो 40 ग्राम है, 40 गांव लेते हैं, चलो 100 के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर 100 गांव है एक गांव में, मतलब एक जनपद में 100 गांव है, महासमुंद ब्लॉक में 100 गांव है, 100 गांव है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20/100, मतलब एक साल में 20 सरपंच, एक साल में 20 सरपंच, फिर अगले साल 20 सरपंच, फिर अगले साल 20 सरपंच, फिर 20, फिर 20, ऐसा करके टोटल 100 सरपंच को क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। किस रूप में, चक्रानुक्रम में।
इससे क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी सरपंच को आपके जनपद का सदस्य बनने का मौका नहीं मिल पाया। चलिए एक पॉइंट और देखेंगे, यदि किसी भी वार्ड का एक पंच, ठीक है, या एक सदस्य या यहाँ का एक सदस्य, उसका निर्वाचन नहीं हुआ या आकस्मिक रिक्ति हो गई, आकस्मिक रिक्ति जैसे कि त्यागपत्र हो गया, मृत्यु हो गया, अविश्वास प्रस्ताव है, तो उसके अनुसार मतलब उनके कारण प्रमुख या उप प्रमुख का निर्वाचन नहीं रोका जाएगा। मतलब प्रमुख और उप प्रमुख का पद अगर कोई दूसरा संभाल रहा है, जिसको स्थानापन्न बोलते हैं, स्थानापन्न, अगर ये प्रमुख अगर संभाल रहा है तो वो केवल कितने दिन के लिए रहेगा, 6 माह के लिए। उसके बाद किसी न किसी को परमानेंट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच या पंच बनना अनिवार्य ही, सरपंच या उप सरपंच बनना अनिवार्य ही है। चलिए आगे देखते हैं वार्ड विभाजन। हम लोग कल के टेबल में देखे थे कि 13 में संरचना था और 12 में ये था, जस्ट अपोजिट था, बाकी 22 का 23, 29 का 30। चलिए गांव में या एक वार्ड में, है ना, गांव के एक वार्ड में, सॉरी, गांव में कुल जनसंख्या में 10 क्या होगा, न्यूनतम होगा, सब में न्यूनतम 10 होगा, ठीक है। एक न्यूनतम वार्ड की संख्या, मान लीजिए एक गांव है ए, उस गांव में न्यूनतम वार्ड की संख्या कितनी होगी, 10, और अधिकतम कितनी होगी, 20। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, जहां की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, 1000 से अधिक हो, वहां क्या हो सकता है, 20, मतलब 1000 से अधिक हो वहां 11 भी कर सकते हैं। मतलब कहीं की जनसंख्या अगर मान लीजिए 1200 है, 1200, तो हम लोग इसको 12 वार्ड कर देते ताकि संख्या समान रहे, ठीक है। 1000 से अधिक हो इसके लिए, लेकिन ऐसा करके अगर संख्या 2100 भी हो जा रही है तो भी हम लोग क्या करेंगे, 20 वार्ड ही रखेंगे। एक वार्ड में कितना हो जाएगा, 200 लोग जैसे कि है तो 20 वार्ड, सॉरी 100 लोग है तो 20 वार्ड, फिर क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो 105 करेंगे, ठीक। सेम टू सेम ये कंडीशन क्या रहेगा, न्यूनतम 10, जनपद में न्यूनतम 10 वार्ड, अधिकतम 25 वार्ड। एक निर्वाचन क्षेत्र में मिनिमम 5000 व्यक्ति रहेंगे, मतलब 5000 जनसंख्या के पीछे एक वार्ड का निर्धारण किया जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। सेम कंडीशन क्या रहेगा, यहाँ न्यूनतम 10 रहेगा, अधिकतम में क्या रहेगा, एक निर्वाचन क्षेत्र में मैक्सिमम या मतलब मिनिमम 50,000 व्यक्ति रहेंगे, लेकिन 35 वार्ड से ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे 25 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, यहाँ पे 20 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 14, 15 नहीं, डायरेक्ट 17 देखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो 14 नंबर का ना, क्या, धारा 14 मतदाता की अर्हता, ये आपको कल पढ़ाया था या पिछले वीडियो में देखे थे। चलिए इसके बाद को भी आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपने ग्राम, जनपद और जिला का जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे उससे आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रमुख उप प्रमुख का निर्वाचन, प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन। अब गांव में कौन प्रमुख होता है, सरपंच, और उप प्रमुख उप सरपंच। जनपद में जनपद पंचायत अध्यक्ष, और यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। चलिए सबकी योग्यता सेम टू सेम रहेगी। देखेंगे इसको कैसे, ज़्यादा अपन रटने वाला कोशिश नहीं करते, तीनों चीज़ों को समझते हैं। चलिए योग्यता देखते हैं। जो भी सरपंच होगा या उप सरपंच होगा वो पंच के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ऐसा लिखा गया। अब हम लोग पंच की आयु क्या रखें, 21 वर्ष, ठीक है। मतलब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग, यहाँ पे क्या है 21 वर्ष, सरपंच की आयु 21 वर्ष। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य ना हो, किसी सहकारी सोसाइटी के सभापति या उपसभापति ना हो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या पंचायत के सरपंच या उप सरपंच सहकारी समिति के, सहकारी सोसाइटी के सभापति या उपसभापति हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ग्राम की मतदाता सूची में नाम हो। चलिए उसके बाद देखेंगे आरक्षण। आरक्षण से पहले इसमें भी योग्यता क्या होगी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जनपद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, पहला। फिर क्या होगा, संसद और विधानसभा का सदस्य ना हो, किसी सरकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो। फिर क्या है, गांव की मतदाता सूची में नाम, मतलब उस जनपद पंचायत में इनका नाम हो। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के योग्य हो। फिर क्या है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में निर्वाचन
या निर्वाचित ना हुआ हो, किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो, साथ ही क्या रहेगा, जिला पंचायत के मतदाता सूची में इनका नाम होना अनिवार्य है। ये हो गया योग्यता तीनों में सेम। अब देखते हैं आरक्षण। ये जो आरक्षण है वो तीनों में सेम है। एक बार याद रखिएगा, जो ST SC 50% कहाँ, यदि किसी विकास खंड में है ना, किसी विकास खंड में ST और SC सरपंच, ST और SC सरपंच अगर 50% से कम हो, 50% से कम हो, वहाँ OBC को 25% मिलेगा। ये किसकी बात कर रही है, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं अपन, सरपंच और उप सरपंच। यदि किसी ब्लॉक में, किसी विकास खंड में ST और SC का आरक्षण, मतलब ST SC 50% ST और 50% SC से कम रखें, मतलब 45 अगर ST SC सरपंच बना दिए हम लोग, 45 ST SC सरपंच बना दिए या इसका आरक्षण कर दिए, ठीक है, तो OBC के लिए कितना करेंगे, 25%। उसके बाद संशोधित होकर फीमेल का पहले कितना था, 1/3 था ना, पहला 1/3 था, जो वर्तमान में कितना हो गया है 50%। वहाँ फीमेल हर जगह कितना रहेगी, 50%। ठीक, ये चीज़ समझ आए कि नहीं। यदि एक विकास खंड में, मान लो जाए एक विकास खंड में टोटल 100 सरपंच होने हैं, 100 में अगर मान लो जाए 49 हम लोग SC ST को कर दिए, तो OBC को कितना परसेंट मिलना अनिवार्य है, 25%। मतलब 25 सरपंच, 100 सरपंच में से 25 सरपंच OBC होने अनिवार्य है, ठीक है, यदि 50% से कम है तो। और फीमेल को कितना देंगे हम लोग, 50% देंगे। ये जो 50% है ये सेम टू सेम यहाँ भी आ जाएगा। अगर हमारे पास 5 क्या है, ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में अगर 3 क्या है 50% से कम ना, मतलब 2 क्या है हमारे ST SC है, 5 हमारे पास यदि जनपद अध्यक्ष की सीट है ना, 2 को हमने किसके दे दिया, SC SC और ST को, ठीक है, तो 50 मतलब 25 किसको देंगे हम लोग, OBC को, एक OBC को, और क्या हो गया एक फीमेल को, या फीमेल को हम लोग यहाँ पे 2 दे सकते हैं क्योंकि 50% देना ना भाई हमको फीमेल। अब ये फीमेल चाहे जनरल हो चाहे कुछ भी हो, या तो हो सकती है ये फीमेल यहाँ पे आ सकती है, फीमेल इन सेंस ये और ये या ये किसी भी वर्ग के फीमेल को हम लोग 50% देंगे। मतलब मान के चले कि SC को अगर 50 दे रहे हैं, OBC महिला को भी 50 दे रहे हैं, तो हमारे पास तो दूसरे लिए कोई सीट नहीं बचा, तो हो सकता है जो SC ST सीट है इसी में महिला आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये क्या होगा, जो आरक्षण होगा चक्रानुसार विहित प्राधिकारी द्वारा होगा, ठीक है, विहित प्राधिकारी द्वारा होगा, कब, हर 2 वर्ष में, विहित प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष में, सॉरी 2 निर्वाचन वर्ष में ना, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 10 साल में, 10 साल में आरक्षण होगा। अब देखो, जहां SC ST OBC के लिए सीट नहीं है, मतलब जहां ST SC OBC नहीं है ना, जिनकी जनसंख्या है, वहां का आरक्षण हम लोग ST SC OBC के लिए नहीं करेंगे, ओनली फीमेल करेंगे और जनरल रहेगा। अब देखते हैं, ये तो बात होगी सरपंच की। सरपंच के निर्वाचन तो हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं, आप सबको पता है। उप सरपंच होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होगा, निर्वाचन के पश्चात पंच में से कोई एक व्यक्ति उप सरपंच चुना जाएगा। इसके लिए विहित प्राधिकारी, मतलब गांव के लिए विहित प्राधिकारी कौन रहेगा, तहसीलदार। याद रखिएगा इस चीज को ना, गांव के लिए विहित प्राधिकारी कौन रहेगा, तहसीलदार। प्रथम सम्मेलन के दिन सरपंच तथा पंचों को बुलाएगा तथा पंच अपने बीच में से एक उप सरपंच का चयन करेंगे। यदि सरपंच अनारक्षित हो, अनारक्षित इन द सेंस इन चारों वर्ग से ना हो, 1 2 3 4 वर्ग से ना हो, तो उप सरपंच को किसी भी कंडीशन में इन चारों वर्गों में से एक होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि सरपंच आरक्षित वर्ग को, मतलब सरपंच चारों में से कोई हो, एक है, तो जरूरी नहीं कि वो जनरल बने, जनरल बनना अनिवार्य नहीं है, वो फिर से इसी में से किसी एक वर्ग का हो सकते हैं। ठीक है, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाया जाता है, उप सरपंच अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो अप्रत्यक्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम सम्मेलन के दिन बैठक बुलाएंगे, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, पंच होगा, सरपंच होगा, और विहित प्राधिकारी की उपस्थिति में, विहित प्राधिकारी कौन होगा, तहसीलदार होगा। ठीक है, जिसके समक्ष हम लोग क्या करेंगे, उप सरपंच का निर्वाचन करेंगे।
चलिए, आरक्षण को बार बार वही रिपीट नहीं करते, सेम आरक्षण पैटर्न यहाँ पे आएगा। इस चीज को बदला गया है, जो 1/3 है उसको बदला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विहित प्राधिकारी कौन है? एसडीएम, जो राजस्व के होंगे, या तो अतिरिक्त जिलाधीश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर कलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? अपर कलेक्टर। चलिए फिर नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग को ये पता है कि विहित प्राधिकारी अगर एसडीएम है, क्या करेंगे इसमें? निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र, निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र प्रथम सम्मेलन आयोजित होगा। प्रथम सम्मेलन आयोजित होगा, कौन करेगा या कौन बुलाएगा? बुलाने वाले का नाम क्या है? विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी कौन? एसडीएम या अतिरिक्त कलेक्टर बुलाएगा। क्या होगा? सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी होगा, बस क्या हो जाएगा? जो विहित प्राधिकारी है वो बदल जाएगा। आपको पता है जनपद पंचायत में केवल सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष। यहां भी सदस्य प्रत्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष। निर्वाचन क्या होगा? यथाशीघ्र प्रथम सम्मेलन के दिन होगा। सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। किससे? गुप्त मतदान से। किससे चुनेंगे? गुप्त मतदान से चुने जाएंगे। फिर से देखेंगे, अगर आरक्षण देखा जाए तो यदि एससी और एसटी अध्यक्ष कितने ज्यादा है, ठीक है, 50 से अगर कम है तो एक क्या होगा? ओबीसी के लिए मिलेगा। 25% जो सीट का आरक्षण होगा किसके लिए? ओबीसी के लिए रहेगा। और फीमेल के लिए 50% रहेगी, या है फीमेल एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, लेकिन तीनों या चारों वर्ग मिलाकर क्या होना चाहिए? महिला को 50% मिलना अनिवार्य है। चलिए फिर देखते हैं, ये तो हो जाएगा। वहां उप सरपंच नहीं होगा क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अप्रत्यक्ष है, कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। यदि इसमें भी ये सकते हैं कि यदि अध्यक्ष क्या होता है? आरक्षित वर्ग का। यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है तो उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ग का। एक मिनट ना, अध्यक्ष आरक्षित वर्ग तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, ठीक है। यदि अध्यक्ष क्या होता है? अनारक्षित वर्ग है। अगर अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग है तो उपाध्यक्ष को आरक्षित होना अनिवार्य है। सेम कंडीशन दोनों जगह है। बस हमको क्या याद रखना है? विहित प्राधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर। अपन इसको याद कर सकते कैसे? ये अपने यहाँ पे क्लास 3 ऑफिसर है तहसीलदार, फिर क्लास 2 ऑफिसर है और क्लास 1 ऑफिसर है। जस्ट इमेजिन है ना, ऐसा एकदम कंपल्सरी हो सकता है। जो एसडीएम बना वो क्या हो? आईएएस हो सकता है, क्लास 1 ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस इमेज मतलब इस बोर्ड का इमेज आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।